भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का संकल्प पारित किया था? मौलिक अधिकारों के बारे में बातचीत करके उसे पारित कर दिया गया था। कौन सा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन या कांग्रेस का, या मद्रास, या लखनऊ, या अहमदाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मौलिक अधिकारों की बात होती है वो हमारे कराची अधिवेशन में 1931 में पारित हुआ था। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन जो है जो गांधी जी से संबंधित नहीं है? कौन सा इसमें से आंदोलन है जो गांधी जी से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि स्वदेशी आंदोलन उस टाइम गांधी जी थे ही नहीं, क्योंकि यह जो बंगाल विभाजन हो रहा था उसी टाइम में हुआ था। ठीक है, जो गांधी जी से संबंधित नहीं है। 1905 में, ठीक, 1905 में ही बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के अंतर्गत आया था, तो इसलिए उस टाइम गांधी जी थे ही नहीं इंडिया में। तो ये खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों गांधी जी की देखरेख में था, और ये स्वदेशी आंदोलन गांधी जी की देखरेख में नहीं था। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 1946 में आज़ाद हिंद फौज जो दिल्ली के लाल किला, देखिए टीआरई का पूछा हुआ प्रश्न है, ये बिहार में टीआरई में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने किया था? जो वकील लड़ रहे थे अपने आज़ाद हिंद फौज के सेनाओं की तरफ से, तो वो वकीलों का नेतृत्व किसने किया था? तेज बहादुर सप्रू जी ने किया था, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने किया था, भूला भाई देसाई ने किया था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था? किसने किया था ये आपको बताना है 8 नंबर का। तो ये 1946 में और 45 दोनों को दे रखता है, लेकिन मुख्य रूप से 46 को ही माना गया है। तो इसमें ये सभी वकील थे, लेकिन नेतृत्व की बात किया है तो वो भूला भाई देसाई जी थे। कौन थे? भूला भाई देसाई के नेतृत्व में ही जवाहरलाल नेहरू, एन काटजू और हांगलू भी कोर्ट में उपस्थित थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, काटजू और सप्रू जी, सब लोग ये लोग उपस्थित थे, लेकिन नेतृत्व भूला भाई देसाई कर रहे थे। अगला हम देखते हैं, यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आज पूरे 40 प्रश्न कराया जाएगा आपको जीएसजीके का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? देखिए आसान प्रश्न है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, सबको पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, या रफ़ी अहमद किदवी, या एम अंसारी, ए अंसारी। ठीक है, इसमें आपको बताना है। तो भारतीय मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, जिन्होंने मद्रास चेन्नई में संपन्न तीसरे मुस्लिम मतलब जो अध्यक्षता हुई थी कांग्रेस की, उसमें वहीं किए थे। ठीक है, 1887 वाले में। तो उस टाइम ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे 607 प्रतिनिधियों के साथ। बिल्कुल, आगे का देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन कब परिवर्तित कर दिया था? तो आप सबको पता होना चाहिए कि दांडी यात्रा शुरू कब हुई थी? 30 में शुरू हुई थी, लेकिन इसमें 30 का ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको आंसर ई वाला देना होगा, क्योंकि ना 1928 में हुआ था, ना 1929 में, ना 31 में, ना 32 में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ई वाला। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में क्या दे रखा है। देखिए अब यहाँ से ज्योग्राफी आपका शुरू होता है। ज्योग्राफी में दे रखा है कि अरावली जो पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? राजस्थान में। मतलब ये चोटी जो मुख्य रूप से है, लेकिन अरावली शुरू होती है गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक है। ठीक है, आपके राजस्थान होते हुए। तो सल्टारो कांगड़ी है, या कामेट है, या चौखंबा है, या गुरु शिखर है? तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा गुरु शिखर वाले को। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। लगभग ये 80% भाग अरावली का आपके राजस्थान में, या 930 मीटर है गुरु शिखर। ठीक है, अगर और कोई बात किया जाए तो यहाँ से नदियाँ शाखी, साबरमती, लूनी। ठीक है, राजस्थान में। चलिए अगला देखते हैं, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? मतलब कौन सी महाद्वीप ऐसी है जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध मिलते हैं? दक्षिणी अमेरिका में, या उत्तरी अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में, या एशिया में? तो सीधी सीधी बात होती है कि आपको सबसे बड़ा कौन सा इसमें से महाद्वीप है, जो बड़ा महाद्वीप रहेगा उसी में तो सारे लगभग देखने को मिल जाएगी। तो आपका है लगभग एशिया महाद्वीप।
और एशिया महाद्वीप में ही सभी जलवायु कटिबंध आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जो ये लगभग 30% क्षेत्रफल पूरे विश्व का अकेले एशिया महाद्वीप ने कर रखा है। ठीक है, तो ये दक्षिणी द्वीपों को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में कम है, ना के बराबर है। ठीक है, और इसमें से तीनों प्रकार का जो अक्षांशीय वृत्त है, विषुवत रेखा, कर और आर्कटिक, तीनों सारी चीज़ें गुजरती, इस वजह से यह ज़्यादा कटबंधी है जलवायु के लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्न अक्षांशों में उत्तरी एवं दक्षिणी, ठीक है, अक्षांशों के बारे में पूछ रहा है कि निम्न अक्षांशों में उत्तरी एवं अथवा दक्षिण में से किसे आप हार्श अक्षांश कहते हैं। हार्श अक्षांश के बारे में आप जानेंगे तो थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, क्योंकि उस टाइम ये हार्श अक्षांश, इसका नाम पर कारण अलग ही था कि वेस्ट इंडीज के साइड से जब लोग व्यापारी जो थे स्पेन के, वो घोड़े को खरीद के लेके जाते थे। ठीक है, और लेके जाते जाते इस जगह पर जब पहुंचते थे तो वहाँ पे जलयान जो इनके थे आपस में ही गोल गोल घूमने लगे थे मध्य सागर के बीच में ही, और बैलेंस गड़बड़ाने लगता था, खराब होने लगता था। तो ये लोग वहाँ पे वजन कम करने के लिए घोड़े को उसी समुद्र में फेंक देते थे, इसीलिए उस जगह का नाम हार्श अक्षांश पड़ गया। ठीक है, शायद ये बहुत नया ही प्रश्न देखने को मिल रहा है, ऐसे प्रश्न बनने के चांसेस कम हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसमें दे रखा है कि वह अक्षांश कौन था, तो 30 से 35 के बीच में था। ठीक है, तो इसमें 30 वाला ऑप्शन दे रखा है, ए वाला, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर पूरा अच्छे से जानना है तो बस इतना जान लीजिए कि ये घोड़े यहाँ पे फेंक के मार दिए जाते थे, इसलिए इसका हार्श अक्षांश नाम पड़ गया था। जलयान जब इन लोगों का गड़बड़ होने लग रहा था कि इनके भी ज़िंदगी का रिस्क है, तो ये लोग उसमें फेंक देते थे। अगला प्रश्न देखिए, जियोग्राफी से ही संबंधित है कि विष्णु प्रयाग में निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। जो विष्णु प्रयाग है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है। धौला गंगा पे है, और धौला गंगा और गंगा, या धौली गंगा अलकनंदा, या धौली गंगा ऋषि गंगा, या अलकनंदा और ऋषि गंगा। इनमें से 14 वाले का ऑप्शन आप लोग, ये तो सदाबहार प्रश्न है, हर जगह ही देखने को मिल जाता है, तो इसलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा धौली गंगा और अलकनंदा। ये जो धौली गंगा और अलकनंदा, इन्हीं दोनों के संगम पे ही विष्णु प्रयाग आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अलकनंदा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आपको पता होगा शतोपत से हुई है, और भागीरथी की खरक नामक हिमनद से हुई है। ठीक है, बद्रीनाथ में होता है अलकनंदा और ऋषि गंगा। जो अलकनंदा और ऋषि गंगा है, ये दोनों बद्रीनाथ में, इन दोनों का होता है चमोली जिले में है। अलकनंदा का पुराना नाम क्या है, तो ये विष्णु गंगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि सिक्किम में जो रैंकपो प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के लिए, तांबे के लिए, अभ्रक के लिए, लौह अयस्क के लिए। आप लोगों को जवाब देना है। तो ये इतना जान लीजिए कि रैंकपो एक खान है। खान है वो किस चीज़ की खान है, तो वो तांबे की खान है। ठीक है, तांबे की खान है, तो ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ 3 से 4 मीटर मोटी मोटी जो ताम्र अयस्क है ना, अयस्कों से ही निकाला जाता है, जिसमें से 4 से 5% ही तांबा है उसमें, लेकिन निकाला जाता है। ठीक है, तो तांबे की खान है रैंकपो, जो कि सिक्किम में है। अगला देखते हैं कि इंडिया अर्थात भारत। देखिए, ये आपका पॉलिटी का प्रश्न है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान, मतलब यूनियन शब्द जो है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। मतलब एक संघ जो है, संघात्मक के बारे में, ऑस्ट्रेलिया से है कि स्विट्जरलैंड से है कि ब्रिटेन से है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि संघ जो था वो कनाडा से लिया गया था। थे यूनियन शब्द, तो यूनियन शब्द कहाँ से, कनाडा से। तो इसका ऑप्शन ई वाला सही हो जाएगा। ठीक है, संविधान के बारे में अगर आप लोगों को पता होगा, 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से देश में लागू हो गया था। नवंबर 1949 में अंगीकृत ही किया गया था। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है, ब्रिटेन से विधि है, अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार भी है, प्रस्तावना भी है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी है। ठीक है, तो बहुत चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार रखने हैं। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मतलब भारत के संविधान में किस भाग में या किस जगह पे है, मौलिक अधिकार है आपका, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, या मौलिक कर्तव्य या आर्थिक अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं है। सामान्य कार्य का समान वेतन आपका
ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व 39 घ वाले में है। ठीक है, 39 घ में ये दिया गया है कि महिला और पुरुष जितना कार्य करेंगे उनको समान वेतन दिया जाए, वहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 39 घ में ये दिया है भाग 4 में। ठीक, ये आपका हो गया। अगला चलते हैं, अगला देखिए। पूरे 40 प्रश्न कराना है, समय लगेगा थोड़ा सा, आप लोग कहिए तो तेज चला जाए। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? जो संघ राज्य का संबंध है ये किससे है कि इसमें से जो संबंधित नहीं है? 18 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए कि सरकारी आयोग है कि राजमन्नार समिति है कि इंद्रजीत गुप्ता है या पुंछी आयोग है, इनमें से कोई नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से आपका हो जाएगा ये सी वाला इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये है जो भारत के राज्य संघ से संबंधित नहीं है, बाकी सारे के सारे संबंधित हैं। ये चुनाव सुधार से संबंधित था। ये जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है ये चुनाव सुधार से संबंधित था। और केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो समिति गठन हुई है, देखिए सीतलवाड़ समिति हुई थी 1966 से 1969 तक। उसके बाद राजमन्नार समिति हुई थी 1969 में। सरकारिया आयोग का गठन हुआ था आपका 1983 में, और एम पुंछी आयोग हुआ था तो आपका 2007 में। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके संबंध से है, भारत राज्य जो संघ राज्य से है, लेकिन इंद्रजीत वाला चुनाव आयोग से है। ठीक है, 19 वाला आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? मतलब उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित है तो कितनी होनी चाहिए, ये न्यायाधीशों की संख्या के बारे में पूछ रखा है। 10 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए या 5 होना चाहिए? कम से कम पूछा है। अधिक से अधिक तो मान लीजिए 10-12 जो भी लेना है ले सकते हैं, लेकिन यह कम से कम पूछ रखा है, तो ये आपका हो जाएगा कम से कम 5 होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 145 में इसके संबंध के बारे में दिया गया है। 20 नंबर का आपको प्रश्न का जवाब देना है कि निम्नलिखित में से, देखिए ये प्रश्न पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है प्रैक्टिस सेट में। तो देखिए निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से आपको सही उत्तर देना है। तो सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य बन सकते हैं, अच्छी बात है। वह जो बेस्ट है उसको देना है। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज्य का सदस्य बन सकता है, ये कोई बात तो नहीं। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही दे रखा है तो पंचायती राज्य का सदस्य के लिए ऐसी कोई बात नहीं। ये देखिए वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं और पंचायती राज्य के सदस्य के लिए अहर्य होगी। यही वाला आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मतलब पंचायती चुनाव लड़ना है तो आपको 21 वर्ष होना अनिवार्य है और राज्य विधानसभा में चुने जाने के लिए अपनी योग्यता आप रखते हैं। 1 किलोवाट घंटा कितने समान होगा? ठीक है, ये साइंस के प्रश्न है। साइंस में 2-3 ही प्रश्न आने होते हैं, इसका जवाब दीजिए। 3.6 इंटू 10 पे जूल 6 वाले हैं, तो मतलब ये 3.6 जूल वाला है। 10 पे 6 रहेगा कि 10 पे 3 रहेगा कि 10 पे 3 या 10 पे 5? इम्पोर्टेंट आपको यहीं रखना है यार। तो ये 10 पे 6 वाला आपका सही हो जाएगा, जूल है। किलोवाट मतलब कार्य का दे रखा है तो इसका मात्रक जूल होता है। देखिए 22 नंबर प्रश्न का दे रखा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रतीत होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? यह छोटे कणों से बना है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है, या प्रकाश अपने चारों ओर से परिवर्तित होता रहता है? तो इसमें है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है, इस वजह से उसे दिखता है कि वह सीधी रेखा में चलते हुए प्रतीत होता है। ठीक, भोजन को देखिए, ये भी TRE 1 का पूछा हुआ प्रश्न है जो कि यहाँ पे भी बन चुका है। भोजन को संग्रहित करने में डिब्बे का इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यहाँ पे ये सब थोड़ा सा बदल दिया है कि किस धातु का उपयोग किया जाता है, इसको आप जाना दें। यहाँ से इंग्लिश में दे रखा है ये चीज़ें, लेकिन कोई बात नहीं है, ये TRE में और NCERT क्लास 8 का ये प्रश्न है कि सर 8 में ही ये दिया हुआ प्रश्न है कि भोजन को संग्रहित करके डिब्बे को इलेक्ट्रिक फ्लोटिंग किया जाता है तो कौन सी धातु होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो एसएन मतलब जो टिन कहलाता है, टिन की धातु होती है जो रिएक्शन नहीं करती है और वो खाने को सेफ्टी रखती है, उसमें लोहे का जंग या कोई भी समस्या नहीं पैदा होती है, संरक्षण के लिए अच्छी होती है, इस वजह से एसएन टिन को ये उपयोग में लिया जाता है। ये NCERT से पूरी
कॉपी किया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा रोग अनुवांशिकी होता है? अनुवांशिकी से मतलब माँ बाप को हुआ है, दादा दादी को हुआ, नाना नानी किसी को भी हुआ है, तो इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो अनुवांशिकी है? बेरी है, या कैंसर है, या फाइलेरिया है, या वर्णधनता है? तो ये वर्णधनता जो आँखों से संबंधित रोग होता है यही अनुवांशिकी वाला है, बाकी अनुवांशिकी वाला नहीं है आपका। ठीक है, इसका आराम से बेरी विटामिन बी की वजह से होता है, सबको पता है। देखिए रोग से संबंधित एक और प्रश्न है इसमें कि रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम ये रोग होता है? हीमोग्लोबिन या मेथामोग्लोबिन या लेड या नाइट्रेट की वजह से? तो इसका ऑप्शन आपको बी वाला सही हो जाएगा, मेथोमोग्लोबिन की वजह से। ये क्या करता है कि खून को बदलता रहता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है। सबसे ज़्यादा बच्चों में इसका अटैक होता है, बच्चे बेहोश हो जाते हैं, कोमा में जा सकते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और कभी कभी मृत्यु भी संभव हो जाती है अगर सुधार नहीं होता है तो। ठीक है, तो 25 के आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम मेथोमोग्लोबिन की वजह से होता है। बिल्कुल, आगे देखते हैं हम लोग पारा मिनी माता की जो होता है, पारा मिनी माता नाइट्रेट वाला। ठीक है, नाइट्रेट वाला भी इसी में पाया जाता है। इटाई रोग होता है नाइट्रेट की उसकी बढ़ने से। ठीक है, न्याय के साथ विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना का? देखिए यहाँ से आ जाएगा इकोनॉमिक्स आपके कि न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना के में मुख्य उद्देश्य था? प्रथम में था, 5वीं में था, 9वीं में था कि 11वीं में था? आपको इसका जवाब देना है। तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में था, न्याय के साथ विकास की बात। ठीक है, अब 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी तो आपको जानना है, 1997 से लेकर 2002 के बीच में था। इसका विकास दर लक्ष्य लगभग 5.4 था। ठीक है, उसके बाद आपका देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि, सिंचाई, विद्युत था। 5वीं का गरीबी उन्मूलन था, और 11वीं का आपका तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। ठीक है, आगे का देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का लगभग अब प्रश्न खत्म ही होने वाले हैं, वीडियो आज की तो लंबी बन रही है, लगभग 5 मिनट और लगेगा। 30 प्रश्न 40 प्रश्न में कहिए तो तेज चलें। वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित कौन सा करों का आय के बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य होता है? ये वाला आपका है, थोड़ा सा यहाँ से तेजी से चला जाए, टाइम बहुत हो गया है। ठीक है, 27 नंबर का आपको जवाब देना है, तो 27 का हो जाएगा कि आयकर उत्पादक शुल्क के बारे में। ठीक है, इसमें दे रखा है संस्तुतियों के आधार पर निम्न कौन सा कर है जो आय का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में करता है? तो आयकर तथा उत्पादन शुल्क ये दोनों करता है। 28 नंबर का प्रश्न हो गया, नहीं देखिए 28 का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 2015 में आया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में जो आया था वो कौन शुरू किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, या आवास शहरी मंत्रालय ने, या कौशल विकास उद्यमिता ने, या वित्त मंत्रालय? इनमें से कोई नहीं। 28 का आप लोगों को जवाब देना है, इनमें से किसने किया था? तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय जो था इसने शुरू किया था। ठीक है, अब तेजी से बस रिवीजन की तरफ फटाफट किया जाएगा। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? अंडे से, फल से, या तिलहन या मछली से? स्वर्ण क्रांति जो बागवानी के लिए कहा जाता है, तो एक फल से संबंधित यहाँ पे हो जाएगा। अंडे के लिए आप लोगों को पता है रजत क्रांति कहते हैं, तिलहन के लिए आपको पता है पीली क्रांति कहते हैं, और मछली के लिए नीली क्रांति कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन एक यहाँ से तैयार रखिएगा, आता ही आता है। समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस में अध्ययन में है से संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दे रखा है। ये देखिए बेसिक इकोनॉमी है तो आप लोगों को पता ही होगा। संसाधनों के पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण या कुल निर्गत के निर्धारण, इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 और 2 इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि देखिए रोजगारी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, व्यापार चक्र, कीमत, मुद्रा संतुलन, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। आप लोगों की एक्सप्लेन में कहीं पढ़ना होगा तो एक्सप्लेन वीडियो एक आ जाएगी। नागपंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? मतलब नागपंचमी किस महीने में मनाई जाती है? तो आपको सबको पता होता है कि अगस्त में पड़ती है, लेकिन ये इंग्लिश कैलेंडर है, लेकिन आपको इसमें देखना है सावन भादो कुआर कार्तिक इसमें दे रखा है, तो ये आपको आना चाहिए सावन में। सावन महीने में आपका नागपंचमी पड़ता है, रक्षाबंधन पड़ता है, यहीं से शुरुआत, नागपंचमी से ही शुरुआत हो जाती है त्योहारों की, हिंदू त्योहारों की। 32 नंबर का आपको देखना है निम्नलिखित में किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो सीधी बात है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। ठीक है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन
पदक किसने जीता था? पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु या प्रकाश पादुकोण। तो इसमें साइना नेहवाल जो थी वो पहला जीत के लेके आई थी आपका ओलंपिक बैडमिंटन पदक। ठीक है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ है? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये प्रश्न बनने का चांस ज़्यादा है क्योंकि ये करंट में अपडेटेड प्रश्न है। ठीक है, लेकिन ये करंट है नहीं। तो इसमें आपका आ जाएगा 34 नंबर का पिंजौर में। पिंजौर कहाँ पे है? हरियाणा के। ठीक है, हरियाणा के पिंजौर में है। ठीक, उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बस समय बहुत हो गया था इसलिए फटाफट रिवीजन की तरह इसको देखा जाए। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते थे? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने? तो इसमें देखिए ऑप्शन ही नहीं दिया है, 14, 7, 15 या 9, लेकिन वो 12 होते थे। ठीक है इस टाइम, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। ठीक, राज्यसभा है का अनुच्छेद 80 में है। ठीक है, इसमें अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250, लेकिन वर्तमान में संख्या कितनी है? 245। 12 जो राष्ट्रपति करते थे वो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में थे। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। 2/3 हर दूसरे तीसरे वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो सीधी सीधी हो जाएगा 36 का ये वाला, असम से नहीं लगती है क्योंकि बीच में पश्चिम बंगाल आ जाता है, तो ये नेपाल से नहीं लगती। यूनान की राजधानी क्या है? देखिए हमेशा राजधानियों से प्रश्न बनता है, इस बार भी पढ़ने का चांस है, तो आप लोग राजधानी और उसकी मुद्रा जरूर पढ़ के जाइएगा। यूनान की राजधानी कहाँ पे है? तो आपको हो जाएगा यूनान की राजधानी एथेंस, जहाँ से ओलंपिक शुरुआत हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। अब इसका ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की, स्टॉकहोम आपको पता है ये स्वीडन की है, और बर्न जो है आपका स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, चलिए आप अब 2 ही प्रश्न बचे। निम्नलिखित में से किस राज्य में ने लॉजिस्टिक असेंबली मतलब विधानसभा के नाम के बारे में पूछ रखा है? क्षेत्र की सर्वाधिक संख्या है, मतलब विधानसभा में सबसे अधिक कहाँ है? तो आपको आसानी चीज़ है कि सबसे हर चीज़ में लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा कोई भी चीज़ हो सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश में है, तो इसका ऑप्शन सोचने की जरूरत ही नहीं, उत्तर प्रदेश है। और एक बात और याद रखिएगा, परीक्षा उत्तर प्रदेश का है तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश ही सही होने का चांसेस रहता है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गोवा। गोवा की राजधानी आपकी पणजी है। ठीक है, 39 नंबर का हो गया आज का ये। अभी हम लोगों का ये लास्ट प्रश्न रहेगा कि माले की राजधानी क्या है? माले की राजधानी क्या है? मालदीव। ठीक है, सीधी सीधी बात है, माले मालदीव की राजधानी है, जहाँ पे मलयालम भाषा चलती है। 1192 टापू है, 200 पर लगभग लोग रहते हैं। इसकी राजधानी माले है। राजभाषा विद्धि यही या माही कहलाती है। ठीक है, हिंदी भी लोग, यहाँ भाषी लोग भी निवास करते हैं। ये भारत का पड़ोसी राज्य भी है, सॉरी पड़ोसी देश भी है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब ये प्रैक्टिस सेट हम पूरा लेके आएंगे। वीडियो जैसी भी लगी आप लोग एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।